भाई यार, ये रैंडी ऑर्टन बंदा अपने अलग ही जोन में रहता है। ये बैश इन बर्लिन के एंट्रेंस के टाइम पर ही, जब वो अपना टर्न बगल पे कॉर्नर पे अपना पोज हिट कर रहे थे, तो उससे पहले उन्होंने एक किसी बंदे की तरफ देखा, जिसके बाद वो WTF यानी व्हाट द एफ बोलते हैं, और उसके बाद वो अपना जो पोज है उसको हिट करते हैं। जब मैंने इसको ऊपर नीचे करके देखा तो मुझे पता चला कि एक बंदा ये साइन लेके आया हुआ था कि अगर रैंडी ऑर्टन जीतता है तो वी रायट, जिसका मतलब क्या आपको पता है। सिंपली वो कहना चाह रहे हैं रैंडी ऑर्टन नहीं जीतना चाहिए, क्योंकि गुंथर जो है वहां के बंदे हैं, तो लोग उनको जीतते हुए देखना चाह रहे थे। तो जैसे रैंडी ऑर्टन ने वो चीज देखी, रिएक्शन काफी गोल्ड था उनका। मतलब बंदा अपना पोज मार रहा है, लेकिन उससे ज्यादा उसका ध्यान उस बंदे पे है जो उसके अगेंस्ट वाला साइन लेके आया है। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वेलकम है आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और एपिसोड में, और स्क्रीन पर आपको नंबर दिखे जाएगा एपिसोड का। सबसे पहले तो भाई बैड ब्लड जो WWE का अगला शो होने वाला है, एक्साइटमेंट तो मुझे पता बहुत ज़्यादा है इसकी, लेकिन यार ये इसका टाइम कैसा होने वाला है। जैसे बैश इन बर्लिन कल 10:30 बजे से था, तो भाई अच्छा लगा देखने में, वो बात अलग है कि जब तक शो चल रहा था तब तक ठीक, लेकिन उसके बाद जो रिव्यूज़ और फिर पॉडकास्ट वगैरह करता हूँ, सब बैंड बज गई थी भाई। मैं तो 5-6 बजे ही सोया फिर जाके। बट बैड ब्लड का हालात कुछ ऐसे हैं कि आपको शायद सोने का ही मौका ना मिले, या फिर आप सो गए तो उठ ही ना पाओ, क्योंकि इसकी टाइमिंग है 3:30 बजे। 3:30 बजे WWE का बैड ब्लड शो शुरू होगा। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि TKO के अंदर ही आपको पता है WWE UFC दोनों है, तो UFC का उनका खुद का भी इवेंट चल रहा है, तो वो हेड टू हेड नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये तो ऐसे हो गया भाई, दो प्रोडक्ट निकाले मार्केट में, तो फिर दोनों प्रोडक्ट ऐसे क्यों निकालेंगे जो कि सिमिलरिटी, क्या बोल रहा हूँ मैं, मतलब दोनों अपने ही बंदे हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि सेम टाइम पर वो कंपीट करें। फिर इससे हो सकता है टीवी पे कुछ लोग ना देखें, WWE को UFC देखे, तो ऐसा करके फिर उन्होंने सोचा कि पहले WWE को ही लगा देते हैं। तो 3:30 बजे उठ के देखना पड़ेगा भाई। ये तो मतलब ये तो अपने आप में अलग ही जंग होगी। फिर बैश इन बर्लिन के बाद प्रेस इवेंट भी होता है, और यहाँ से हुई तो बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले तो कोडी रोड्स से रैंडी ऑर्टन के साथ मैच करने के बारे में ही सवाल पूछा गया, तो उन्होंने एक तरीके से उसको बिल्कुल ऐसे तो नहीं बोला कि ये नहीं होने वाला, बट ऐसा वो बता रहे हैं कि अभी उसके बारे में उनको कुछ खास क्लैरिटी भी नहीं है। तो शायद मैं ऐसा मान रहा हूँ कि कोडी रोड्स ने कुछ ऐसा स्ट्रॉन्ग कोई ठोस बात नहीं बोली इसके ऊपर, तो शायद ये वाली फ्यूड जो है बहुत जल्दी से शुरू भी हो सकती है। फिर वो ये भी पूछते हैं कि यार जो रेन है वो इतना, मतलब इस तरीके से सवाल होता है कि क्या रेसलमेनिया के बाद से जो रेन है वो किस तरीके का रहा है। तो कोडी रोड्स की बातों से थोड़ा सा ऐसा लगा कि जैसे कि वो भी पूरी तरीके से सेटिस्फाइड नहीं है, बट वो स्टिल इसको और ज्यादा टॉप पे लेके जाने की बात करते हैं। और रोमन रेंस का भी एक रेफरेंस आता है यहाँ पे, जब कोडी रोड्स खुद कहते हैं कि एक टाइम पे कोई प्रोमो चल रहा था हमारा, तो वहां पे रोमन ने भी मुझे बोला था कि कैसे चैंपियन बनना और उसके बाद उस बर्डन को कैरी करना वो मुश्किल होता है। सवाल उनसे पोस्टर बॉय होने के बारे में भी पूछा जाता है कि भाई अब तो रैंडी भी है, गुंथर भी है, रोमन रेंस भी अब वापस आ चुका है, तो क्या अपने स्पॉट को खोने का डर नहीं लगता कि यार मैं अभी हमेशा जो WWE को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कोई और बंदा आ सकता है। तो इस पर बोला कोडी रोड्स ने कि उनको ऐसा कंपटीशन पसंद है जहां पर WWE के लिए भी खुद एक प्रॉब्लम हो कि सारे इतने मस्त मस्त बंदे हैं। तो इस चैलेंज को तो बड़े अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया उन्होंने। और आपको पता ही है नेटफ्लिक्स पर विंस मैकमैन की डॉक्यूमेंट्री आ रही है, तो पता नहीं कुछ रिपोर्टर्स तो बड़े अजीब अजीब से आते हैं, वो इस चीज के ऊपर सवाल पूछ रहे हैं कि आपको क्या लगता है क्या चीज सही होगी विंस मैकमैन का जो कांड हुआ। तो पता नहीं ये कैसे रिलेट कर रहे थे, मतलब कैसे लोगों को लगा कि ये सवाल पूछा जाना चाहिए कोडी रोड्स से। वैसे आज ना इसमें ट्रिपल एच नहीं थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि अपनी बेटी को कहीं कॉलेज का उनका कुछ तो इवेंट है वहां पे जाना था, तो आज थोड़ा ट्रिपल एच वाला रोल भी उन्होंने निभाया। जब बता दें बैश इन बर्लिन ने कैसे जो सारे गेट्स वाले रिकॉर्ड तोड़ दिए, फिर से जो WWE हर बार ही सेटअप करे, तो शायद इसलिए वो सवाल हो सकता है पूछ लिया उनसे कि अरे चलो हर बार ट्रिपल एच से पूछते हैं, इस बार कोडी रोड्स ट्रिपल एच बन के आते हैं, सवाल इससे पूछ लेते हैं। तो ये कोडी रोड्स का सीन था। बाकी डेविन प्रीस्ट और रिया रिप्ली भी होते हैं, और उनसे ना वो पिनफॉल जो है रिया रिप्ली का, उस पर पूछा जाता है कि ये जो पिनफॉल है ये क्या है, किस तरीके का ये है। डेविन प्रीस्ट कहते हैं मैं तो इसे टेक इट इजी ये पिनफॉल बुलाना चाहूंगा, और नाम शायद इसको हो सकता है बहुत जल्दी ये दे भी दें। और इनके बीच में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या पता डेविन प्रीस्ट और रिया रिप्ली की कोई कपल वाली स्टोरी लाइन शुरू होने वाले, तो ये सारी चीजों के बारे में क्लैरिफिकेशन मिल चुकी है, जहां पे डेविन प्रीस्ट बोलते हैं कि वो तो अपनी छोटी सिस्टर की तरह ही देखते हैं रिया रिप्ली को। तो ऐसा यहाँ से कुछ भी नहीं होने वाला। WWE ने टेरर ट्विंस इसको एक रीजन की वजह से नाम दिया है। भाई देखो, नशे में शायद मुझे लगता है ये ट्वीट कर दिया कैरन क्रॉस ने, किया कुछ गलत नहीं है। ट्वीट ये है जहां पे वो बोलते हैं कि बहुत बढ़िया होगा कि अगर एक ऐसा एक्सट्रीम रूल्स के लिए टूर्नामेंट निकाला जाए जिसमें फिर एक चैंपियनशिप इंट्रोड्यूस किया जाए जिसका नाम होगा एक्सट्रीम रेसलिंग चैंपियनशिप। और यहाँ पे वो सजेस्ट करते हैं कि नो रूल्स, नो डिस्क्वालिफिकेशन, पिनफॉल, सबमिशन या फिर नॉकआउट से मैचेस के अंदर विक्ट्री होगी। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि क्या पता नशे में क्या हो, क्योंकि ऐसा आउट ऑफ नोवेयर कोई होता नहीं है सुपरस्टार जो खुद से ही आइडिया सजेस्ट कर दे कि क्या चीज़ होनी चाहिए। ये उन लोगों का काम है जो नल्ले बैठे रहते हैं, और शायद उसमें से एक बंदा आप भी अपनी स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे हो,
तो कैनन क्रॉस ने ये बात बोली और लोग अप्रिशिएट करेंगे भाई बंदे ने बात तो सही बोली है। देखो अब इनके दिमाग में कितनी सारी क्रिएटिव चीजें चलती रहती हैं, तो सोचो अपने से रिलेटेड भी कितना चलता होगा। लेकिन क्योंकि हर किसी को भी ऐसा नहीं है कि अपनी चीजें करने के लिए उतना है ना वो अधिकार मिल पाता है, क्योंकि स्पॉट पे भी जाना पड़ता है आपको। तो कैनन क्रॉस के साथ कुछ बढ़िया तो चल नहीं रहा है वैसे, बट एनएक्सटी में अच्छा हुआ था तो उस हिसाब से शायद हम सोच सकते हैं। लेकिन फिर जब मैं गार्गानो और टोमासो चांपा के बारे में सोचता हूँ तो फिर उम्मीदें थोड़ी सी फिर कम लगती है। हम मंडे नाइट रॉ के नेटफ्लिक्स में जाने की बात कर रहे हैं, बट रॉ का भी तो सीजन प्रीमियर होने वाला है, क्योंकि ये हर बार सीजन प्रीमियर का सिंपल सा मतलब है भाई ये इनकी चोचलेबाजी है। जब इनका कॉन्ट्रैक्ट पहली बार साइन हुआ होता है तो जब भी उसका 1 साल पूरा होता है तो उसको सीजन प्रीमियर बुलाना शुरू कर देते हैं। ये एक ऐसा सीजन प्रीमियर सेलिब्रेशन है जो 2-3-4 महीनों के बाद फिर उस नेटवर्क पर ही शो नहीं रहने वाला। लेकिन ये खैर अलग ही मुद्दा है। मुद्दा ये है कि WWE ने जो मैच है वो सीजन प्रीमियर के मेन इवेंट के लिए ही बनाया हुआ है। ये जो जे उसो और पीट डन क्वालिफाई कर चुके हैं, फिर 2 और बंदे आएंगे, फिर ये जो है नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए होगा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए। तो ऐसे करके जो है कुछ गाड़ी चलने वाली है। तो अभी इससे प्लान्स में है कि उस वाले मेन इवेंट के अंदर इसको डालेंगे, तो इस मैच की फील तो बिगर होगी। और देखो कुछ टाइम पहले यूएस चैंपियनशिप और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप कैसी लग रही थी विंस मैकमैन के टाइम में, लेकिन ट्रिपल एच ने जो इसके ऊपर काम किया भाई लेजिट टाइटल लग रहे हैं। अब तो मुझे ये भी कहना चाहिए कि इस टर्म को भी हटा दो कि ये मिड गार्ड टाइटल है, उसको इसको बोलो टाइटल और उसको बोलो वर्ल्ड टाइटल, ये ज्यादा बेटर है। सीएम पंक का बैश इन बर्लिन में जो आउटफिट था, जो गियर था, वो बिल्कुल वही था जो कि उन्होंने ऑल इन में भी पहना था। अब वैसे इसको लोग कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल वही सेम गियर है, लेकिन ऐसा हो भी सकता है सेम भी हो, लेकिन कहने का मतलब ये है कि वही पैटर्न वही डिजाइन वो फॉलो हो रहा है जो कि उन्होंने ऑल इन में किया था। अब लोग कह रहे हैं यार ऑल इन में जाके ही सीएम पंक का आखिरी मैच हुआ था AEW में, क्या ये भी तो नहीं होने वाला? मतलब ऐसी मजाक के लिए, सीरियस उसमें कुछ होने वाली बात है नहीं। बट जहां पे सीरियस होने वाली बात है वो है ड्रू मैकिंटायर और सीएम पंक। इनका जो स्कोर है वो इक्वल हो चुका है। एक मैच सीएम पंक अभी जीत गए बैश इन बर्लिन में, इससे पहले ड्रू मैकिंटायर ने जीता था। तो अब सारी कहानी कहां पे आके टिक रही है? तो सीएम पंक ने तो अपने एक इंटरव्यू में बैश इन बर्लिन के बाद इस बात को क्लियर बोल दिया है कि वो डन हो चुके हैं ड्रू मैकिंटायर से। और ये बात हमने ड्रू मैकिंटायर को भी बोलते हुए सुनी थी, मैंने इवन इसको पॉडकास्ट में भी डिस्कस किया था रेटिंग वाले एपिसोड में। नहीं देखा बैश इन बर्लिन का तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देख सकते हो। तो वैसे ही ड्रू मैकिंटायर ने बोला था, वैसे ही सीएम पंक बोल रहे हैं। क्लियर है यहाँ से इनके बीच में एक और मैच होने ही वाला है। और एक ग्राफिक आप लोग देख सकते हो, ऑफिशियल नहीं है, सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर का मैच बैड ब्लड के अंदर, और उसके रूमर्स बहुत टाइम पहले से आ गए हैं कि ये हेल इन अ सेल वाली स्टिपुलेशन के साथ होगा। तो भाई आप सिर्फ इमेजिन ही कर सकते हो यहाँ से कि ये किस इंटेंसिटी तक जा रहा है। मेरे दिमाग में तो सारे सिनेरियो आ गए कि ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक हेल इन अ सेल के ऊपर खड़े हुए हैं। क्योंकि इसमें ये बात नोट करना, अब ये सिर्फ इनकी एक फ्यूड नहीं है, यहाँ पे ये लोग सच में ऐसे हमको स्टोरी लाइन में दिखाते हैं कि मेरे को लिटरली तेरे से प्रॉब्लम है। ऐसा सीएम पंक का ड्रू मैकिंटायर के बारे में कहना है और ड्रू मैकिंटायर का सीएम पंक के बारे में कहना है। तो फिर इस इंटेंसिटी के साथ जब ये हेल इन अ सेल वाले स्ट्रक्चर में एंटर करेंगे तो फिर आप लोग सोच ही सकते हो क्या ये कहर ढाने वाले। मैं तो भाई इसके लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और मैं तो कह रहा हूँ ये फ्यूड जितने भी टाइम तुम चला, कुछ चीज़ें ऐसी हो गई ना WWE में, जैसे कि ये डोमिनिक मिस्टीरियो और रे मिस्टीरियो का पंगा, ये भी कितना चला दो देख लेंगे। फिर आप ये वाला भी ड्रू मैकिंटायर सीएम पंक की कहानी देख लो, ये ऐसी है कि जिससे आप बोर नहीं हो सकते। इसमें इतना कुछ ही हमेशा होता है, इतनी लेयर्स होती हैं। तो अब अभी ऑफिशियल नहीं हुआ, लेकिन चांसेस पूरे हैं कि बैड ब्लड में यही होगा। बस वही है कि मेहनत करनी पड़ेगी उसको उठ के देखने के लिए, सुबह या रात में, जो भी बोल रहा हूँ 3:30 बजे। जे उसो और रिया रिप्ली का आपस में जो प्यार है, या क्या मैं इसको नाम दूं, वो मुझे भी नहीं पता और शायद अब किसी को नहीं पता वैसे, क्योंकि करते क्या समझ में नहीं आता, कभी बात करते हैं कभी नहीं करते। तो अभी रिया रिप्ली की वो टैटू वाली वीडियो आई थी, लेकिन इससे पहले आई थिंक जब समर स्लैम में रोमन रेंस के साथ मैच था जे उसो का, उस टाइम पर ये टैटू वाली वीडियो आई थी, या कुछ तो अपने टैटू बनवाया था शायद उन्होंने। तो जे उसो ने अपना फोटोशूट और रिया रिप्ली का जो फोटोशूट है उसको अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी में लगाया हुआ है, JX रिया, यहाँ पे ऐसे भी लिखा हुआ है। तो जे उसो तो ऐसा लग रहा है पूरे मूड से आ रहे हैं। और अगर आप रिया रिप्ली को भी देखोगे तो आई थिंक जो बैश इन बर्लिन से पहले किक ऑफ वाला शो था वहां पर उन्होंने ईट भी बोला था, जब लोग ईट चिल्ला रहे होते हैं, और ऐसे बहुत बार वो बोल चुके हैं। तो यहाँ से कुछ तो एक खिचड़ी पकाने वाले हैं। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर सही में रिया रिप्ली और जे उसो की एक प्रॉपर स्टोरी लाइन की बात कर रहा हूँ मैं, वो चल पड़ी तो इस पर पिताजी रिकिशी का क्या कहना होगा? क्या WWE वही चीज दोबारा करने वाली है जो हमने समर स्लैम के मेन इवेंट में देखा था? इसका मतलब कि कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा का मैच, जहां पर एक बार फिर से रोमन रेंस आएंगे। अब आप सोचोगे ये कहां हो रहा है? तो ये चीज आपने अलग अलग जगहों पर अच्छे से नोटिस कर ली होगी कि सोलो सिकोवा का जो एम है वो स्टिल अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप के लिए है। कोडी रोड्स हमारे स्टिल अनडिस्प्यूटेड चैंपियन है,
क्योंकि केविन ओवेंस ने जो है वो मैच तो था बैश एंड बर्लिन में, लेकिन वो हार गए थे। अब माइकल कोल ने भी इसको बोला कि सोलो सिकोवा रेडी है, तो शायद नेक्स्ट जो मैच अभी WWE प्लान कर रही है वो सोलो सिकोवा और कोडी रोड्स के बीच में ही है। मुझे इसके बारे में मैं ज़्यादा अभी तो नहीं बोलना चाहूँगा, शायद कल वाली वीडियो में और बात करें इसके बारे में अच्छे से, जब कुछ और चीज़ें समझ में आएंगी कि सोलो सिकोवा और कोडी रोड्स का मैच क्या बैड ब्लड में हो रहा है। बट अगर ये बैड ब्लड में नहीं हो रहा तो WWE, जैसे मैंने अभी आपको रॉ के लिए बताया कि जो सीजन प्रीमियर है वहाँ पे मेन इवेंट में कौन सा मैच है, ये नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए, वो इसीलिए बताया क्योंकि मेन इवेंट में WWE सीजन प्रीमियर को भी थोड़ा सा स्पेशल बनाती है। तो शायद कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा का चैंपियनशिप मैच फिर से हो रहा है स्मैकडाउन में, जहां पर सिमिलर फैशन में रोमन रेंज फिर से आएंगे जैसे वो समर स्लैम के मैच के अंदर आए थे। मैं सही बता रहा हूं, ये चीज हो गई तो मैं तो ये खुश होऊंगा कि भाई चलो रोमन रेंज वापस आया, क्योंकि उसके मतलब आई थिंक मैंने कभी इतना मिस नहीं किया रोमन रेंज को स्मैकडाउन में जितना अब लग रहा है, क्योंकि वो स्टोरी लाइन का जो पूरा मोमेंटम चल रहा है मुझे लग रहा है उसको टूटने नहीं देना चाहिए, और इतने ब्रेक के बाद वो चीज कहीं ना कहीं हो जाती है। अब वही सोचने वाली बात है कि अगर फिर रोमन रेंज आ रहे हैं कोडी रोड्स और सोलो सिकोवा के मैच में, तो अगेन वो कोडी रोड्स के खुद के रेन के लिए जिस तरीके से उनकी रेपुटेशन चल रही है उसके लिए बहुत ज्यादा बुरा है कि फिर से वो कहानी आ जाएगी कि हमेशा सोलो सिकोवा रोमन रेंज ब्लड लाइन से ही लिंक करना होता है कि कोडी रोड्स को तभी जाके क्या लोग उनमें इंटरेस्ट लेते हैं, वरना उसके अलावा तो कुछ है नहीं। जैसे ब्लड लाइन की बात यहाँ पे सिर्फ इन लोगों से नहीं हो रही, वो द रॉक के बारे में फिर लोग बात करते हैं। तो शायद जो 13 सितंबर का एपिसोड है, मैंने आपको बताया था वो टीज भी हो चुके हैं, रोमन रेंज एडवर्टाइजमेंट से उनको हटा दिया, तो शायद ये चीज हो सकती है। फिर फैंस देखते हैं इसको किस तरीके से देखने वाले हैं, क्योंकि बात तो इसके बारे में फिर डेफिनेटली 36 तरीके की बन जाएंगी। स्क्रीन पर अभी आपको रिव्यू भी दिख रहा होगा सुबह बैश एंड बर्लिन वाला, और पॉडकास्ट एपिसोड भी दिख रहा होगा रेटिंग का, दोनों आप जाके सुन सकते हो, देख सकते हो। ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और तब तक फिर लेते रहो जिंदगी के मजे।